नमस्कार साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड साइंस। और कल हमारी फर्स्ट क्लास हो गई थी। फर्स्ट क्लास को आपका इतना प्यार मिला कि हमें देख करके हम भी देख रहे हैं कि ताज्जुब कर रहे हैं कि क्लास कितनी अच्छी देखी जा रही है। अगर आप इसको क्लास को पसंद कर रहे हैं तो इसी तरीके से अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिए। और साइंस की यहाँ पे इसी तरीके से इस चैनल पे, रजत खंडेलवाल प्लेटफॉर्म पे, आपको मैं प्रतीक जैन कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, जैसा कि आपको फर्स्ट दिन सिलेबस डिस्कशन में बताया गया था। और हम आप अपने अपने नोट्स खोल लीजिए जो कि प्रिंटेबल पीडीएफ में आपको दे दिए गए हैं। और आप जिसने नहीं लिए वो अभी टेलीग्राम से जा करके उस नोट्स को निकलवा सकता है। उसको निकलवाने के बाद में आपकी जो ये क्लास 2 घंटे की बनती, उस क्लास को सीधा सा टाइम 1 घंटे का हो चुका है। आपको अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सब कुछ आपके हाथों में। जो भी आपको लिखना है, जो ट्रिक लिखनी है या क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। आप उसमें लिखिए और अपना टाइम बचाइए। टाइम बचा करके चलते हैं हम। सबसे पहले हम 5 मिनट पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का रिवीजन, उम्मीद है आपको वैसे रिवीजन की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ याद हो चुका होगा अब तक। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? लेवोशियर। फिर परमाणु के खोजकर्ता कौन है? जॉन डोल्टन। और उसके बाद में हमने देखा था, सिद्धांत देखे थे कुछ। सिद्धांत के बाद में हमने सबसे मेन चीज हमने देखी, आवर्त सारणी के तत्व। 1 से लेकर के 20 तक के तत्व हैं, जिसको आपको ऐसे कैसे याद करना है: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। इसी तरीके से आपको पूरे 20 तक याद होने चाहिए, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ट्रिक के माध्यम से करो कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची, और ना मांगो आलू सीधा पूड़ी से चालू। आपको ट्रिक याद है तो आप सीधे सीधे उस ट्रिक के माध्यम से, उस ट्रिक से उसका नाम तो याद कर ही लेंगे। और जब आप इसको परमाणु क्रमांक, आपको 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक याद हो गए, ऐसे नहीं तो आप लिख करके सामने अपनी, जो भी आप लाइब्रेरी जाते हैं या घर पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ सामने चिपका सकते हैं। 1 से 20 आपको एक बार लिखोगे उसमें याद हो जाएंगी। अगर वो याद है तो आपको इसके बाद में इसके परमाणु भार याद करने हैं, और ये याद करने ही है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस चैप्टर में, आपको परमाणु भार तो याद करना बहुत कंपलसरी है। आखिर तक आपकी परमाणु भार काम आएगा। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उस एग्जाम के क्वेश्चन में भी आपके पास परमाणु भार काम आएगा। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ है परमाणु भार, और वो तभी याद होंगे जब आपको क्रमांक याद है। क्रमांक याद है तो आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 है तो परमाणु भार 1 है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जस्ट डबल 12, 14, 16। उसके बाद में सोडियम का Na तत्व, सोडियम लिखते Na से है, ये आपको याद रखना है। और Na के बाद में उसका होता है 23। और उसके अलावा आपको याद है क्लोरीन 17, उसका होता है 35.5। आपने इतना याद कर लिया। बाकी आपको एल्यूमिनियम 13 का 27, सिलिकॉन 14 का 28, फास्फोरस 2 दुगने से 1 ज़्यादा, ये सब आपको याद हो चुके होंगे। अगर आप इसको याद कर लिए हैं तो आगे चलते हैं। द्रव्यमान निकालना आपको पता है सीधे सीधे। अगर आपने ये याद कर लिया तो सीधे सीधे आपको कैसे करना है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 + 16 18। आपने द्रव्यमान निकालना आपने सीखा। उसके बाद में आप देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्या कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये रहा आपको द्रव्यमान, पहले भी द्रव्यमान इतना ही था और बाद में भी द्रव्यमान इतना ही था, न कम हुआ न ज़्यादा हुआ। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा स्थिर अनुपात का नियम, जिसके आधार पे आपने इनके अनुपात निकाले। और मैंने बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अनुपात निकालना। अनुपात निकालने के लिए आपको द्रव्यमान पता होने चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे हर चीज़ में आपको पता लगेगा कि द्रव्यमान हर जगह उपयोग में आ रहा है। तो अनुपात निकालने के लिए भी आपके पास में द्रव्यमान आपके याद होने चाहिए कि द्रव्यमान कि नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। इस तरीके से अगर आपने इसको याद कर लिया तो चलते हैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास कैसे? जो हमने कल देखा उसके आगे ही हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ जाता है, और मैंने कहा था आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस तरीके के आने की संभावना है वो भी। तो सिंपल जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें क्या पूछते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं। फैक्चुअल चीज़ कैसे? जैसे कि आपसे पूछा जाए कि परमाणुओं की संख्या की खोज किसने की? परमाणु संख्या की खोज की मोजले ने। और मैंने आपको बताया था मोजले था जिसने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी। तो सीधी सी बात है, जिसने, मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में उनको क्रमों को जमाया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी हम देखते हैं वो मोजले ने जमाई है। वो किस आधार पर जमाई है? परमाणु संख्या के आधार पर। और परमाणु संख्या भी कौन खोज करेगा? हेनरी मोजले। परमाणु का सिद्धांत आपको पता है, जॉन डोल्टन। फिर उसके बाद में आपको पता है अलग अलग परमाणु के बारे में अलग अलग खोज हुई। कभी कोई किसी सोने की पन्नी पर प्रयोग कर रहा है, कभी कोई प्लम पुडिंग मॉडल दे रहा है। तो इस तरीके से मॉडल, ये आपको पूरा पढ़ना नहीं, छोटी क्लासेस में आपको सब कुछ दिए जाते हैं। छोटी क्लासेस में आपके पास में प्लम पुडिंग मॉडल भी है, और उसके अलावा सोने की पन्नी वाला प्रयोग भी है। सब कुछ आप बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको।
क्या प्रयोग हुआ, क्या उसका निष्कर्ष निकला, ये चीज़ आपके थ्योरेटिकल एग्जाम बिल्कुल नहीं है। सीधे से आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था जे थॉमसन। इस प्लम पुडिंग को यहाँ पे इंडिया में प्लम पुडिंग में क्या होता है कि एक जैसे केक का टुकड़ा होता है, जैसे केक होता है गोल, उस पर अगर चेरी लगी हुई होती है, उसी तरीके से इसने इस सिद्धांत में बताया कि एक पूरा परमाणु होता है, उस परमाणु में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। जैसे केक के ऊपर चेरी होती है, उसी तरीके से वो वहां पे इसने बताया कि परमाणु की संरचना इस तरीके से होती है कि चारों तरफ तो उसमें वो जो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें फैले हुए हैं और बाकी जगह उसमें धनावेश है। ये बताया था जे थॉमसन ने, इसलिए इसको बोला प्लम पुडिंग मॉडल। इसी मॉडल को इंडिया में आते आते इसका नाम कन्वर्ट होकर के वाटरमेलन, वाटरमेलन या तरबूज, ये नाम भी बोल दिया जाता है। क्योंकि वाटरमेलन को भी अगर आप तरबूज को आप काट के देखेंगे तो उसमें भी ऐसा होता है कि पूरा हिस्सा तो लाल और उसके बीच बीच में आपको बीज दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये प्लम पुडिंग मॉडल इसने दिया। और उसके बाद में अगला सिद्धांत था कि सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग किसने किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई थी और एल्फा कणों की बौछार के बाद में जो निष्कर्ष निकले थे, कुछ निष्कर्ष निकले थे कि एक कण वापस सीधा लौट जाता है, कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ बाहर निकल गए, कुछ मुड़ गए। ये वाली जो सारे जो किया इसकी खोज, इस नियम को मतलब जो इस पे सिद्धांत किसने दिया, ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तब प्रयोग करके उसने जाना कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। नाभिक क्या, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल केंद्र में। जैसे कि नाभि होती है उसी तरीके से मतलब पूरा जो बड़ा सारा परमाणु होता है उसके बीचों बीच एक नाभिक होता है, उसके अंदर परमाणु का संपूर्ण ज्यादातर द्रव्यमान उसके अंदर केंद्रित होता है। तो इसलिए नाभिक की खोज भी किसने की, नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। इसी ने ये नाभिक वाला सिद्धांत दिया कि नाभिक के अंदर इसका सारा द्रव्यमान केंद्रित है। इसीलिए एक जो कण था 20,000 में से लगभग एक कण वो टकरा करके वापस लौट गया था। ये प्रयोग था। हमें प्रयोग का ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना आपके नॉलेज में होना चाहिए कि सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार किसने कराई थी, वो कराई थी रदरफोर्ड ने। और उस बौछार में उसके कुछ निष्कर्ष निकल के आए थे जिससे उसका पता लगा कि नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसीलिए नाभिक की खोज भी किसने की, रदरफोर्ड ने। क्या देखा हमने कि परमाणु संख्या की खोज किसने की, मोजले ने। नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। और सोने की पतली पन्नी पर भी रदरफोर्ड ने किया। और प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया जे थॉमसन ने। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे परमाणु। परमाणु की संरचना क्या होती है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने थोड़ा अलग बनाया है। ये परमाणु जैसे कि ये एक पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, इसके बीच में यहाँ बीचों बीच, यहाँ ये बताता है कि इसके यहाँ बीचों बीच, बिल्कुल बीच में यहाँ पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। जहाँ पे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो चक्कर लगा रहे हैं ये हो रहे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखते हैं ई माइनस, और हिंदी में लिखे तो ये इलेक्ट्रॉन। ये संरचना थी। और इसके बीच में नाभिक में यहाँ पे दो तरीके के कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये धनावेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। तो यहाँ नाभिक में क्या पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक में पाए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ दोबारा, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक तो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये दो तरीके के कण आपके पास में सम्मिलित रूप से नाभिक में पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा कण जो हमने बात की वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए परमाणु की संरचना कैसी होती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं बीच में नाभिक में। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बीचों बीच, और इलेक्ट्रॉन होता है इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। इतना सा आपको मैंने बता दिया कि प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा धनावेशित। ये प्रोटॉन तो हो गया धनावेशित कण, और इलेक्ट्रॉन हो गया क्या, ऋणावेशित कण। हर एक चीज, हर एक फैक्ट आपको याद करना है। किसी भी फैक्ट से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये फैक्ट दिए हुए हैं ऐसे सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा कि धनावेशित कण कौन सा है, कि प्रोटॉन। ऋणावेशित कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा कण है जो उदासीन है, जिसमें न तो धनावेश है और न ही ऋणावेश है, तो वो है आपके पास में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न तो प्लस है और न ही माइनस है, ये शून्य है। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है कैसे, कि एक प्लस है और एक माइनस है।
तो एक प्लस और एक माइनस मिल करके दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस मिलकर दोनों कट करके ये हो जाता है उदासीन। इसलिए परमाणु हमारे पास उदासीन होता है। कंप्लीट अगर परमाणु को देखेंगे किसी परमाणु को, तो वो होता है उदासीन, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन तो वैसे ही उदासीन है, तो वैसे ही इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। अब आगे देखेंगे कि धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित। फिर इस पे देखेंगे कि आवेश कितना होता है। आवेश कितना होता है, तो आपको सीधे से एक संख्या याद करनी है। ये आपको याद करनी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। याद क्या करना है कि आवेश होता है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये आवेश होता है। दोनों पे आवेश यही रहेगा, बस ये है कि प्रोटॉन पे जब ये आवेश होगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आवेश के क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आपके इसके क्वेश्चन नहीं करने, आपके इतना डीप नहीं जाएगा। आपके सिर्फ इतना याद रखना है कि आवेश होता कितना है। आवेश आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर धनावेश में तो धनावेशित कण प्रोटॉन, और माइनस है तो माइनस में इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा कि प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये आपको आवेश याद हो जाएगा। सेम आवेश है, बस केवल प्लस और माइनस का फर्क है। प्लस मतलब प्रोटॉन और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये याद करना है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान हम देखेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27, यानी कि 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ये संख्या भी आपको याद करनी है। सिर्फ ये दो संख्या आपको याद रखनी है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये तो आपको याद हो गया आवेश कि यहाँ पे तो 10⁻⁻19 है, यहाँ 1.6 है, यहाँ भी 1.6 है, लेकिन यहाँ 10⁻⁻27 है। ये है इसका द्रव्यमान। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो वजन होता है ना, वजन वो क्या होता है कि 1.67 में आप 10⁻⁻27 का, मतलब 10⁻27 का भाग दे दो। आप 10⁻27 इतना बड़ा आप भाग दोगे, जब इतना छोटा, इतना कम द्रव्यमान होता है कि जिसको आप कहीं किसी भी तराजू से तोल भी नहीं सकते, इतना कम। कैसे कि 1.67 गुणा 10⁻⁻27। और आप ये पूछेंगे किसी भी तराजू से नहीं तोल सकते, तो तोला कैसे। वैज्ञानिकों के पास होते हैं, नॉर्मली नहीं होते। तो ठीक है, आपको सिर्फ ये संख्या याद रखनी है। प्रोटॉन पर क्या द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये है किलोग्राम में। अगर ग्राम में होगा तो इसमें 1000 का और भाग चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे भी कितना होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान होता है बराबर। यही होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान होता है बराबर। लेकिन मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इनसे भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा 9.1 गुणा 10⁻⁻31। कुछ लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इसको देख लेना है। आप इसको देख करके 2 मिनट आप इसको शांति से देखोगे, आपको ये अभी याद भी हो जाएगा। कैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है कि 9.1 गुणा 10⁻⁻31। अब आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आवेश। आवेश क्या है 10⁻⁻19 वाला, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। प्रोटॉन का पूछे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन का पूछे तो माइनस। यहाँ आपको सिर्फ ये है कि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो आपके पास ऑप्शन यही आते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ये कन्फ्यूजेबल, ताकि आप यहीं के चक्कर खा के रह जाओ। तो आपको ये पता है कि अगर 10⁻⁻19 वाला बात क्या है, आवेश की बात कर रहे हैं। 10⁻⁻19 हम सिर्फ आवेश की बात कर रहे हैं। धनावेशित है तो प्रोटॉन, ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जब 10⁻⁻27 चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ द्रव्यमान की। 10⁻⁻27 द्रव्यमान की, जो कि द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। किस किस के, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इन दोनों का द्रव्यमान होता है हमेशा बराबर, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनसे भी और ज़्यादा हल्का होता है, यानी कि -27 से भी और ज़्यादा कम, -31। ये कम होता जा रहा है। -31 का मतलब -27 से और ज़्यादा, 4 जीरो का और भाग दे दिया। 27 के बाद 28, 29, 30, 31, यानी कि इतना। किसी भी संख्या के बगल बटे में 1, 2, 3, 4 जीरो, इतना और ज़्यादा भाग देंगे तब जा करके आएगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये अलग होता है 9.1। ये क्या होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31। तो ये वैसे याद हो जाएगा कि यहाँ तो है 31, ये है 27 और ये है 19।
ठीक है, और यहाँ पे 9.1 है, ये भी अलग है। सिर्फ इतना सा आपने याद कर लिया, फैक्चुअल चीज़ है, आपको सीधे सीधे इसको याद करना है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सीधा आपसे पूछा जाएगा तो ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा, और ऑप्शन में आपको यही चीज़ दी जाएगी। तो आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप सिर्फ एक बार इसको रीडिंग लगा करके 2-3 बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको वहाँ एग्जाम में सिर्फ देख करके याद आ जाएगा कि धनावेश, कुछ तो केवल धनावेश ऋणावेश का ही अंतर होता है। अगर आपको पता है कि धनावेशित कण प्रोटॉन है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऑप्शन से सीधे प्लस का चिन्ह देख के टिक कर देंगे। ऑप्शन तो वहाँ पे खुद दिया जाएगा, आपको इतना भी ज़्यादा कोई वो नहीं है कि भाई बिल्कुल वहाँ एग्जाम तक आप रटते हुए जाएं, याद करके रखें। ऑप्शन वो लिख करके देगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन की यही आंसर, यही खास बात है कि आपको सिर्फ दिमाग में, आपको अचेतन मन में वो याद होना चाहिए। आप सिर्फ 3-4 बार रीडिंग लगाएंगे तो अचेतन मन में आपके चला जाएगा और आप वहाँ देख करके टिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे खोजकर्ता। खोजकर्ता कैसे? प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की किसने, इलेक्ट्रॉन की किसने? इलेक्ट्रॉन की हमारे यहाँ थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। इसी तरीके से प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज में 2 लोगों के नाम आएंगे आपके पास में, कन्फ्यूजेबल आएंगे। गोल्डस्टीन भी आ सकता है और रदरफोर्ड भी आ सकता है। वो कैसे? कि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले एक कण खोज दिया था जो कि प्रोटॉन ही था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले खोज तो सबसे पहले की थी गोल्डस्टीन, यानी कि मेन तो खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज करता है गोल्डस्टीन। लेकिन ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन नहीं आए तो दूसरा नाम आएगा रदरफोर्ड, क्योंकि बाद में नाभिक की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होता है नाभिक में, तो नाभिक की खोज करी है किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का श्रेय जाता है इसमें। और इसका नाम, प्रोटॉन का नामकरण भी किसने किया है? प्रोटॉन को नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इसलिए अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है? गोल्डस्टीन। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो दूसरे नंबर पे माना जा सकता है रदरफोर्ड। सीधी सी बात है, आपको याद क्या रखना है? पहली चीज़ तो गोल्डस्टीन, ये नहीं है तो रदरफोर्ड हो सकता है। आपके पास ऑप्शन में ये हो ही नहीं, ये तीनों हो, ये कुछ अलग नाम हो, तो आपको यहाँ पे रदरफोर्ड माना जा सकता है। मेन नाम होता है गोल्डस्टीन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। आपको लगेगा कि इसको कैसे याद करें, क्योंकि नाम भूल जाएंगे। वहाँ पे जब ऑप्शन आएगा तो ये आएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और ऑप्शन में ये चारों ही नाम मिलेंगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक था कि रदरफोर्ड था कि गोल्डस्टीन था। तो इसलिए एक ट्रिक से, बहुत बहुत पॉपुलर ट्रिक है, आप उस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है ईट पर नाच। ईट पर नाच, या ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब थॉमसन। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो थॉमसन नहीं होगा, टॉमसन होता है असली नाम। तो ईट, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन और थॉमसन। आप सीधे से इसको याद रख सकते हैं। तो ईट आपके पास सीधे से याद हो गया तो आपको सीधे से पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन का क्या था, थॉमसन। ऑप्शन तो वहाँ पे आपके पास दिए होंगे, नाम अगर भूल भी जाते तो ट से आप थॉमसन याद आ जाएगा। दूसरा क्या है? पर। पर मतलब प्रोटॉन का रदरफोर्ड। प्रोटॉन का रदरफोर्ड मैंने बताया दूसरा ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन क्या है? गोल्डस्टीन। आप इसको पर नहीं करके पग भी कर सकते हैं, ईट पग नाच। तो पग, प का मतलब तो प्रोटॉन, और ग का मतलब गोल्डस्टीन। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गोप्रो। गोप्रो, आप आजकल कैमरा चल रहा है एक गोप्रो कैमरा, देखा होगा आपने। कई यूट्यूबर जो वहाँ पे हेलमेट में फंसा के एक छोटा सा कैमरा लेकर के चलते हैं, वो होता है गोप्रो। तो गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आपकी जो चाहे, आप जिस मन से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी सिंपल से यही, ईट पर नाच या ईट पग नाच। नाच ना मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। सीधे से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन ईट, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड या पग प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और नाच न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन चैडविक नाच, इतना सा तो आप याद रह ही सकता है कि ईट पर नाच या ईट पग नाच। तो नाच मतलब न्यूट्रॉन चैडविक, और ईट मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन। जहाँ ऑप्शन में ये चारों होंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं होगी। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये तीनों नाम दे दिए, ये तीनों दे दिए, आपको उसका मिलान करवा दे। अब मिलान करवा दे तो आपको सीधी सी बात है, ट्रिक याद है तो आप सीधे सीधे कर दोगे, पूरा याद भी नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद में हमें पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज कौन सी किरणों के माध्यम से हुई, या केनाल किरणों में किस कण की खोज हुई। तो आपके पास में सीधी सी बात है कि केनाल किरणें, जिसका दूसरा नाम एनोड किरणें। तो ये केनाल किरणें और एनोड किरणें किससे संबंधित है? ये है प्रोटॉन से। ये आपको याद रखना है।
सीधे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केनाल किरणें किसमें, केनाल किरणों के अंदर किसकी खोज हुई, या प्रोटॉन के अंदर कौन सी किरणें संबंधित है, प्रोटॉन से संबंधित कौन सी किरणें, ये एनोड किरणों से कौन से कण की खोज हुई, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा प्रोटॉन की। उसके बाद में आपके पास होता है एक कैथोड किरणें। यहाँ जैसे एनोड किरणें, एनोड और कैथोड हम देखते हैं ना बैटरियों में भी होता है, और जैसे कि कोई से भी हम प्लस माइनस बैटरी जहाँ पे करते हुए चलते हैं तो वहाँ पे एनोड और कैथोड होता है। एनोड को सीधी सी बात है, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव भी लिखते हुए आ रहे हैं हम। तो इसी तरीके से कैथोड किरणों की खोज में किस कण की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ये इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के माध्यम से हुई। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आप अगर भूल भी जाएं, एनोड और कैथोड में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं थॉमसन थ, थॉमसन और कैथोड थ। तो थ और थ यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैथोड की खोज थॉमसन ने की, यूँ समझ लो आप। तो कैथोड कहाँ से संबंधित हो गया, इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन कहाँ से संबंधित हो गया, एनोड से। सीधी सी बात है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीधे के सीधे याद करने हैं। दोबारा बताता हूँ क्या। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन है। आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अगर धनावेश में हो तो प्रोटॉन, ऋणावेश में हो तो इलेक्ट्रॉन। फिर इनका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, अगर 1.6 गुणा 10⁻27 है तो ये द्रव्यमान तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का बराबर है। और 9.1 गुणा 10⁻31 है तो ये इसका होगा इलेक्ट्रॉन का। ये जो है ये 27 है, ये यहाँ पे आएगा पावर में, और ये 31 है, ये यहाँ पे आएगा पावर में। ये मैं लिख देता हूँ एक को। तो आप अपने नोट्स में कुछ भी चीज़ आपको जो ऐड करनी हो आप अपने अपने नोट्स में कर सकते हैं। जैसे कि ये चीज केनाल किरणें, एनोड किरणें, ये आप प्रोटॉन के साथ संबंधित, या आप लिख सकते हैं साइड में आपके पास में स्पेस दिया हुआ है। और कैथोड किरणें आपके इलेक्ट्रॉन से। थोड़ा थोड़ा अगर आप लिखते रहेंगे तो आपकी एक तारतम्यता बनी रहेगी, आपका ध्यान यहीं केंद्रित रहेगा। वरना तो आपका ध्यान क्या थोड़ा बहुत भटक भी जाता है। तो हाथ, दिमाग, हाथ, पेन तीनों साथ में चल रहे हैं, और कान से आप सुन रहे हैं, तो आंखें से आप देख रहे हैं, तो आपकी सारी इंद्रियां काम आ रही है, और सारी इंद्रियों से आपको ज्यादा याद होगा। तो इस तरीके से आप अपने पेन को भी काम में लें, और थोड़ा सा अपडेट करते रहें नोट्स में। कुछ कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ करके उसमें खाली छोड़ी ताकि आप उसमें लिखने के पेन भी तो उठाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इतना अगर आप इतने फैक्ट आप याद कर लिए, तो उस फैक्ट के बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन के पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि किसी भी तत्व को लिखने का एक तरीका होता है कि जहाँ जैसे मान लीजिए ये तत्व है एक्स, एक्स कोई तत्व है, एक्स कोई तत्व है, उसके यहाँ पे नीचे इधर की तरफ जो पैरों में नीचे की तरफ जो लिखा जाता है वो तो होता है परमाणु क्रमांक। वो तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है वो होता है द्रव्यमान संख्या। वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। चाहे आपके पास इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, चाहे इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। बस आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो कि कोई तत्व है एक्स, उसके अगर पैरों में कुछ लिखा हुआ है तो वो होता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर की तरफ कुछ लिखा हुआ है तो वो होता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है, हमने कल देखा था। परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से जो नंबर चल रहे थे वो तो होते हैं परमाणु क्रमांक। वो तो लिखे जाएंगे नीचे पैरों में। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो हमने बाद में उनका याद किया था, जो लगभग दुगना या दुगने से एक ज़्यादा जो चल रहा था। जैसे क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16। तो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे हम एक चीज़ लिखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन इस तरफ तो लिखा जाएगा नीचे 8 और ऊपर लिखा जाएगा 16। लिख सकते हैं ऐसे, या आपको ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो नीचे लिखा हुआ है वो तो है परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो है द्रव्यमान संख्या। लिखा किधर भी हो, बस नीचे और ऊपर का ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तरीके से इसका मान आप समझ सकते हैं। ये ए है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु का भार, ये चीज ये लिखी जाएगी ऊपर। जैसे कि 8 तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक है, और 16 उसका परमाणु भार है। परमाणु भार ही द्रव्यमान संख्या है। तो ये तत्व लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप ये इतनी सी चीज फैक्ट आप समझ चुके हैं, तो कल जो हमने पढ़ा था उसका उपयोग करते हुए हम आज थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे कि जो ये हमने लिखा कि एक्स, नीचे जेड और ऊपर ए। जेड मतलब परमाणु क्रमांक, ये लिख ही देता हूं मैं। ये तो होगा परमाणु क्रमांक, और ये होगा द्रव्यमान ऊपर।
ठीक है, अगर इतना सा आपको पता है, परमाणु क्रमांक जिसको जेड से लिख रहे हैं और द्रव्यमान जिसको ए से लिख रहे हैं, इतना सा आपको पता है, तो आप इसमें थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में 3 तरीके के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों से मिलकर के वो पूरा परमाणु बनता है। तो हमें ये पता करना है कि उसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने। उसके लिए हमें एक सीधे सा बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या, जो नाभिक में थे, ये ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे नाभिक में, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, ये तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। हमने देखा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इन दोनों का टोटल, यानी कि ए बराबर क्या है, पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या। और दूसरी चीज हमने देखी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वही उसमें प्रोटॉनों की संख्या है और वही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये चीज हमेशा बराबर होगी, जो परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें प्रोटॉन की संख्या और वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको एक चीज तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जो उसका परमाणु क्रमांक है वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक जेड वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ई, वही उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम, सोडियम का क्रमांक आपको याद होगा कि 11 और भार कितना है, 23। तो सोडियम में आपको पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक क्या है, ये आपको पता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11। फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या भी आपके पास हो गई 11। फिर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई आपके पास में 11। फिर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी हुई है, जो 23 हमने डायरेक्ट याद की थी, वो होती है द्रव्यमान संख्या। तो ये तो हो गई द्रव्यमान संख्या 23। अब ये क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हमें पता है 11, प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, सीधे से ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। कोई भी तत्व आपको दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। अब न्यूट्रॉन कितने, द्रव्यमान आपको पता है 23, प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, न्यूट्रॉन आप लिख दीजिए यहाँ पे x। तो आप सीधे से क्या करेंगे कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा देंगे, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा आपके पास, 23 माइनस 11, और ये आ गया आपके पास 12 न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जब आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या कौन सी है, ऊपर वाली, और परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या ये कौन सी, नीचे वाली, और इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। इसके साथ में हम एक चीज देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर जोड़ करके एक साथ सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके अलावा परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, जो परमाणु है ना, पूरा पूरा परमाणु, उसकी त्रिज्या क्या होती है, ये हमारा पूरा परमाणु, तो त्रिज्या, त्रिज्या मतलब केंद्र से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, ये परमाणु की त्रिज्या क्या होती है हमारे पास, 10 की घात माइनस 10। और नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक क्या है, ये इतना इतना सा, इसकी त्रिज्या जब पूछे इतनी सी, तो ये होती है आपके पास 10 की घात माइनस 15। 10 की घात माइनस 15, 10 की घात 10 माइनस 10 से और छोटा है, ये माइनस में जा रही है संख्या, इसलिए और छोटी हो गई। तो ये जो थी ना, ये तो थी 10 की घात माइनस 10, इसको तो बोलते हैं एक एंगस्ट्रम। आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, केवल सिर्फ इधर समझना है कि इसको एक एंगस्ट्रम बोलते हैं, और जो 10 की घात माइनस 15 है इसको बोलते हैं एक फर्मी। तो आपके पास सीधे सीधे ऑप्शन में ये आ सकता है कि नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, एक फर्मी, एक एंगस्ट्रम, ये इस तरीके से 1 नैनोमीटर या 1 मीटर, इस तरीके से आ सकती है। तो एक फर्मी मात्रक का नाम है ये, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से 10 की घात माइनस 10 का मतलब हो गया एक एंगस्ट्रम, और 10 की घात माइनस 15 का मतलब हो गया एक फर्मी। तो आपको सीधे से ये फैक्ट याद रखना है। बस 2 मिनट आप ये एक दो फैक्ट और देख लीजिए, उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस, कैसे कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10 की घात माइनस 10। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10 की घात माइनस 10 मीटर, इसको बोलते हैं हम एक एंगस्ट्रम।
एंगस्ट्रम लिखें या ये लिख देता हूँ मैं ताकि आप सीधे समझ जाएंगे। एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻10। और नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻15 मीटर। ये दोनों मीटर है, 10⁻10 मीटर और 10⁻15 मीटर, इसको बोलते हैं एक फर्मी। ठीक है, तो आपने यहाँ दो तीन चीजें देखी कि न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15। अब हम जो ये क्वेश्चन, ये था हमारे पास जो ये तत्व को लिखने का तरीका था कि ऊपर तो क्या लिख रहे हैं? द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या लिख रहे हैं? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है यही प्रोटॉन है उसमें, यही उसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये उसकी परमाणु क्रमांक है। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। ये हमने देखा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या। इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैसे? कि मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के, इसके साथ में आप ये एक और लिख लीजिए कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भी बताइए आप तो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन, सब बताइए आप तो इसमें। तो ये जो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के नीचे तो है 8 और ऊपर है 16। नीचे 8 है, तो जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वही उसमें क्या है? प्रोटॉन की संख्या। मैंने बताया था परमाणु क्रमांक जो होगा वो नीचे लिखा हुआ होगा, और जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होगा, और वही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है वही इसमें प्रोटॉन की संख्या है। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हो गए? ऑक्सीजन में प्रोटॉन हो गए 8। इसके बाद में नीचे जो लिख रहा है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आंख बंद करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हम पहले ही बराबर कर देते हैं। तो ये दोनों हो गया, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 8 बराबर। फिर हम देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या ये भार जो वो है ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 16। तो द्रव्यमान संख्या हो गई 16। बस एक ही चीज़ है जिसको निकालने में आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, वो है आपके पास में न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है? कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। कैसे? द्रव्यमान में से आप प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो इसमें से ऊपर वाले में से आप नीचे वाला जब घटा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 8, और ये होगी आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या। इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे। मान लीजिए हम मैग्नीशियम का निकालते हैं, तो मैग्नीशियम का प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने इसमें? यहाँ ऊपर लिख रहा है 24, नीचे लिख रहा है 12। तो प्रोटॉन की संख्या क्या है? जो नीचे लिख रहा है जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जो है वही उसके होता है प्रोटॉन की संख्या, और वही होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान कितना है? लिख रहा है 24। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 24 - 12। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, आ जाएगा 12। अब इसका इसी तरीके से यूरेनियम, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो यूरेनियम, यू मतलब यूरेनियम है, आपको नाम भी नहीं पता तो आप तो सिर्फ इसमें लिखा हुआ जिस तरीके से आएगा कि यू नीचे आ जाएगा 92 और ऊपर आ जाएगा 235, सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन है आपके पास में 92, इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास? 92, द्रव्यमान संख्या कितनी? 235। और फिर आपसे पूछे जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ओ न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछे जाए, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई यहाँ पे आपके पास 235 -92। जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 143। ठीक है, तो ये हो गया इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। सिर्फ आपको घटाना है और आप इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब ये बचा एफी, एफी 56। इसके क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे लगातार। प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, द्रव्यमान कितना, ये तीन तो आपको यहाँ से दिख रहा है, और उसके साथ में आपको न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। जो भी इस क्लास को देख रहा है वो इसके साथ कमेंट में जवाब देगा और बताएगा कि क्लास कैसी चल रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखेंगे कि निम्न में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। निम्न में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब अभी तक तो हमने देखा था कि जितने इसमें प्रोटॉन थे उतने इसमें इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये तत्व को लिखने का तरीका चल रहा था जहाँ यहाँ पे प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों चीज यहाँ दी हुई थी। लेकिन अब ये दूसरा तरीका आ गया, यहाँ पे दोनों चीज नहीं लिख रही, दोनों चीज नहीं लिख रही। तो इसका मतलब ये वो तरीका नहीं है, ये लिखने का तरीका नहीं है। ये बता रहा है यहाँ पे H2, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये चीज बता रहा है। ये जो बता रहा है इसका मतलब है ये H2 है, यानी कि हाइड्रोजन अणु है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो दो हाइड्रोजन है, उस तरीके से हमें इसको देखना है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता, जैसे
यहाँ पे यू लिखा हुआ था O816, इस तरीके से लिखा हुआ होता तो हम इसको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या मानते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है O2, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 है। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन 2 है। H2 का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन और ऊपर एक प्लस का चिन्ह। तो ये हमें किसको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन को देखो, H2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, H2 है, आपको पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। तो जो इसका परमाणु क्रमांक है वही इसमें प्रोटॉन की संख्या है और वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। एक इसके पास है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के H2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, H2 में हो गए इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन में देखेंगे, तो ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का अणु है, O2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन में आपको पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 8। अगर एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 2 में होंगे 16। एक में यहाँ पे 8 तो दूसरे ऑक्सीजन में भी 8, तो 8 + 8 यहाँ पे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे किसी भी प्लस लग रहा है, किसी भी माइनस लग रहा है, किसी भी प्लस लग रहा है, किसी भी माइनस लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि जितने इस पे पॉजिटिव धनावेश, जितना धनावेश आएगा, धनावेश ये चिन्ह को दर्शा रहा है कि इसमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस, तो एक माइनस बाहर जाएगा तो एक प्लस वहां पे रह जाएगा। शुरुआत में क्या होता है कि जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एक धनावेश वहां पे ज्यादा रह गया। अब क्या रह गया, वहां पे एक धनावेश ज्यादा रह गया। तो सीधा सा इसको ये मानना है कि जितने धनावेश है उतने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन कम। ये हम लिख सकते हैं कि जितने धनावेश उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इस चीज को हम लिख सकते हैं। और जितने, जितना ऋणावेश होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिर ज्यादा होंगे। ऋणावेश का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, बाहर से किसी और का इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया तो उसके उतने ही ऋणावेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पे O2 के ऊपर एक माइनस है, और यहाँ इसको देखेंगे बाद में, O2 के ऊपर एक माइनस है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि एक ऋणावेश इसने एक्स्ट्रा ले लिया। तो जितने ऋणावेश है उतना उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन अधिक। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ हम सीधे से निकालेंगे कि H2 प्लस, H2 में कितने थे, 2, और अब प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, तो अब कितने रह गए यहाँ पे, H2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1। H2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अब है O2 माइनस, O2 माइनस में कितना, O2 में कितना था, 16, और एक माइनस और ऐड हो गया, एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो इसका मतलब हो गया +1, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या हम देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे Na प्लस, Na का कितना होता है, Na का परमाणु क्रमांक, Na मतलब सोडियम नेट्रियम, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो उसलिए उसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। और 11 इलेक्ट्रॉन के बाद में इसमें क्या हो गया, एक धनावेश और जुड़ गया, तो यहाँ पे नहीं, एक 11 तो होते हैं और इसमें एक धनावेश का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकल गया। जितना धनावेश उतने इलेक्ट्रॉन कम, तो यानी कि यहाँ पे एक धनावेश है तो इसमें से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो यहाँ पे अब कितने बचे, 10। अब ये है O-2, O-2 आपकी शीट में नहीं लिख रहा होगा पर आप लिख लीजिए। O-2 का मतलब क्या है, O के ऊपर -2, यानी कि O में से 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए। इस -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। अब O क्या है यहाँ पे, सिंगल O, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक कितना है ऑक्सीजन का, 8, तो 8 तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, -2 का क्या बता रहा है, -2 मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ सकते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बस बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस का माइनस, प्लस का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो हमने ये देखा, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, और ये हमने देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सबका संख्या। कोई भी तत्व जैसे यूरेनियम 92-235, सिर्फ यही देख करके आपसे पूछ सकता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, या आपसे कोई भी इसका समस्थानिक संबारिक हम आगे देखेंगे वो देख करके आपसे पूछ सकता है
इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तुलना करवा सकता है। आपको ये चीज आनी चाहिए, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, सीधे सीधे साफ साफ दिखता है। अभी इसमें आपने कर लिया होगा अब तक। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नीचे दिख रहा है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो नीचे दिख रहा है, और परमाणु वो द्रव्यमान संख्या कितनी ये। और न्यूट्रॉन जब निकालना है तो न्यूट्रॉन में क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे, हमारा चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। तो अब तक हम परमाणु ही पढ़े जा रहे हैं, हमने अणु के बारे में तो देखा ही नहीं कि अणु क्या होता है। तो हम देखेंगे अणु क्या होता है। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता हो। कैसे, अगर हम देखें कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो हमारे पास है प्रकृति में इस तरीके से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। हम जो सांस ले रहे हैं, जो वो ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस होती है O2, इस रूप में हम अपने अंदर ले रहे हैं O2, और जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी कि सिंगल ऑक्सीजन हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो रही, डबल ही ले रही है। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस भी दो दो अणु में दो परमाणु एक साथ होते हैं। तो वह तरीका, वह जो मिनिमम तरीका जो जिसमें एक साथ रह रहे हैं वह कण, तो जो सूक्ष्मतम कण एक साथ रह रहे हैं वो मिलकर के वो क्या कहलाते हैं, ये वो कहलाता है अणु। अगर सिंगल हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे तो ये तो था हमारे पास परमाणु। परमाणु के बाद में वह तत्व या यौगिक ये जिसमें सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से इस तरीके से मिलेगी। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इस तरीके से हमारे पास में प्रकृति में विद्यमान है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो O2, दो कण एक साथ होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अणु। सिर्फ समझने का फैक्ट है कि अणु क्या होता है, जिसमें दो एक साथ होते हैं। ये इस तरीके से ये अस्तित्व में, प्रकृति में अस्तित्व में किस तरीके से रहते हैं, अणु के रूप में। बस सिर्फ आपको डेफिनेशन को समझना है कि अणु के रूप में ये अस्तित्व में रहते हैं। अब परमाणु की तुलना में अणु अधिक स्थायी होते हैं। कैसे, कि परमाणु स्थायी नहीं है। मैं बोला कि आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन सिंगल रूप से आपको नहीं मिलते, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। ये जब दो एक साथ जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जब एक साथ ये जुड़ जाएंगे, तब जाकर के वो स्थायी बनते हैं। इसलिए अणु ज़्यादा स्थायी होता है और परमाणु कम स्थायी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको सीधी से अणु की डेफिनेशन समझ में आ गई कि अणु क्या होता है, कि वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे हम परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है, कि किसी भी परमाणुकता की पहले डेफिनेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा फैक्ट है। परमाणुकता क्या कहती है, परमाणुकता ये कहलाती है कि किसी अणु संरचना में स्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि हमने देखा था अभी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक अणु है जिसमें O2, यहाँ पे क्या हो रही है कि दो ऑक्सीजन हमेशा साथ में रह रही है। मैंने बताया था आपको कि सिंगल ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे O2 दो ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ जुड़ करके ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। और प्रकृति में ये इसी तरीके से अणु जो O2 के रूप में मिलता है। तो इस तरीके से जितने कण एक साथ रह रहे हैं, जितने कण एक साथ बंध बना सकते हैं, वो उसकी क्षमता, वो क्या कहलाती है, परमाणुकता। परमाणुकता क्या कहलाती है, किसी अणु संरचना में स्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु उसमें साथ में रह रहे हैं ना, उनकी संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता। सिर्फ आपको संख्या याद होनी चाहिए कि संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दो एक साथ रहते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या हो गई, दो। बस इतना सा फैक्ट है कि ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या हो गई, दो। इसी तरीके से हमसे पूछा जाएगा कि किसकी परमाणुकता एक है, किसकी परमाणुकता दो है। ये ऑप्शन ही दे दिया जाएगा, निम्न में से किसकी परमाणुकता दो नहीं है, ये किसकी परमाणुकता एक नहीं है। परमाणुकता याद करने के लिए कुछ तत्व हैं जिनको सीधे से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो अक्रिय गैसें, ऐसी गैसें जो बहुत कम क्रियाशील होती है, ये क्रिया नहीं करती, जो प्रकृति में ऐसे ही बस फालतू फिर रही है, जो मतलब जिनके पढ़ने लिखने का काम नहीं है, ये सिर्फ ये क्या कहलाती है, अक्रिय गैसें, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती या बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से कभी कभी क्रिया करती है। जैसे कि सबसे पहली चीज तो है इसमें हीलियम, हीलियम है अक्रिय गैस है, नियोन अक्रिय गैस है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, यानी कि आवर्त सारणी जब आप देखते हैं इस तरीके से, इस तरीके की आवर्त सारणी होती है जहाँ ये एक टेबल होती है, फिर यहाँ पे एक, यहाँ फिर यहाँ पे से बहुत सारी होती है। तो इसमें जो ये अंतिम वाली लाइन होती है ना, अंतिम वाली लाइन 18वें नंबर की जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ये कहलाती है अक्रिय गैसें। इनका क्रम ऐसा होता है जैसे 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। आपको इतना सब याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, ये जिनका परमाणु क्रमांक, जिनकी परमाणुकता क्या होती है, एक होती है।
अब इसको याद करने के लिए सीधी सी बात है, आप इनको ऐसे याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वैसे तो कर पाएंगे। कैसे? ट्रिक से। ट्रिक कैसे? आप अगर क्रिकेट देखने के शौकीन है तो आपको याद होगा कि पहले पहले एक क्रिकेटर हुआ करता था अगरकर, जो पहले हुआ करता था, अभी की बात नहीं है, सन 1991 उस टाइम की बात है। वो बॉलर था, तो वो सबको 0 रन पे आउट कर देता था, बहुत अच्छा बॉलर था। तो उसके आधार पे आप इसकी ट्रिक को याद रख सकते हैं। क्या? यहाँ पे आपके पास में अक्रिय गैसें कौन सी है? हीलियम। फिर आपके पास में हीलियम के बाद नियोन, फिर आपके पास में ऑर्गन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। क्या है ना? अगर कर 0 रन पर, भाई अभी तक अगर कर है तो वो क्या कर देगा? 0 रन पे आउट कर देगा। कि है ना अगर कर 0 रन पर। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। कम से कम आप इसको ऑर्गन को और हीलियम को, इन दो को तो याद कर ही सकते हो। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हीलियम और ऑर्गन। चाहो तो आप ये पूरी इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि है ना अगर कर 0 रन पर। और ये सब क्या है? अक्रिय गैस है, और इन सब की परमाणुकता क्या है? एक। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक एक एक। ये आपको याद रखना है कि इनकी परमाणुकता क्या है? एक। उसके अलावा कुछ धातु हैं जैसे कि एफी, इसको बोलता है लोहा। लोहे को क्या बोलते हैं? एफी। आप लिख सकते हो कि लोहा को एफी से लिखा जाता है। वही जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे नेट्रियम Na उसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम को Na से लिखा जाता है, वैसे लोहा को क्या लिखा जाता है? एफी से। फिर ये एल्यूमिनियम और ये कॉपर, क्यूप्रम। तो ये इस तरीके से कुछ धातु है, एफी, एल और Cu। इसकी भी परमाणुकता क्या होती है? एक। पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है? हीलियम, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन और जीनोन और नियोन। इस तरीके से ये जो अक्रिय गैसें हैं इनकी परमाणुकता एक है। सिर्फ यही है जो ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक बताई है आपको। सिर्फ यही है जिनकी परमाणुकता ज़्यादा है, और ये पूछा जा सकता है। जैसे आपको 3 ऑप्शन ये दे दिए और चौथा ऑप्शन 2 परमाणुकता या 3 परमाणुकता वाला दे दिया, तो आपसे पूछ ले सकता है भाई किसकी परमाणुकता एक नहीं है। ठीक है, एक परमाणुकता वाले अगर आपको याद हो गए तो 2 परमाणुकता वाले देखेंगे। 2 परमाणुकता किसकी है? ऑक्सीजन, O2। अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दो तो मैंने आपको बता ही दी वैसे भी, कि हाइड्रोजन गैस के रूप में ऑक्सीजन के। इसके अलावा होता है नाइट्रोजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये भी बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन क्लोरीन कौन से, इनकी भी परमाणुकता क्या होती है? 2। दिख ही रहा है, O2, N2, H2। ये आपको हमेशा 2 के रूप में दिखेंगे। और क्लोरीन, Cl2। आपको जब भी मिलेंगे, जब जैसे ऐसे मिलेंगे जैसे H2O, अब H2 ही आ रहा है शुरुआत में ही H2O में। इस तरीके से यहाँ पे आप पास में इनकी परमाणुकता क्या हो गई? 2। O2, N2, H2, Cl2। फिर हम देखेंगे त्रिपरमाणु। त्रिपरमाणु क्या होगा? O3। ऑक्सीजन का जो देख रहे थे ऑक्सीजन गैस, वो तो थी 2 परमाणु। और इसका ही एक और रूप होता है, वो होता है ओजोन, जिसमें ऑक्सीजन के तीन तीन परमाणु आपके पास में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, 3 परमाणु। तो इसको क्या बोलते हैं? 3 परमाणु जब जुड़ते हैं, ये ओजोन। ये ओजोन वही है जो ओजोन की परत हम देखते हैं। ओजोन की परत जो हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचा रही है, वही ओजोन है। तो ओजोन की त्रिपरमाणुकता होती है। ओजोन की परमाणुकता क्या हो गई? 3। इसके अलावा फास्फोरस, फास्फोरस की क्या हो गई? 4। P4, P4। ठीक है। और इसके अलावा एक होता है बहुपरमाणु, यानी कि सल्फर। सल्फर की आपको दिखी रही है यहाँ पे S8, यानी कि इसकी परमाणुकता 8। इसको बहुपरमाणुकता बोल देते हैं। तो आपको सीधे से ये समझ में आ गया कि एक परमाणुकता किसकी है? एक परमाणुकता है ना अगर कर 0 रन पर, FeAlCu। उसके बाद में द्विपरमाणु क्या है? H2N2Cl2 और O2। इसके अलावा त्रिपरमाणुकता किसकी है? O3, ओजोन की। ओजोन की त्रिपरमाणुकता। फास्फोरस की चतुष्परमाणुकता। और बहुपरमाणुकता या सल्फर की 8 है। सल्फर की कितनी? 8। या बहुपरमाणुकता बोल सकते हैं। तो इतना सा आपने याद कर लिया तो देखेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2020 में। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए, अब आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस तत्व की परमाणुकता एक है। यहाँ ये पूछ लिया कि एक किसकी है। अब आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। ऑक्सीजन की क्या है? ऑक्सीजन की आपको पता है कि O2। सल्फर क्या है? सल्फर तो बहुपरमाणु के। क्लोरीन की क्या है? क्लोरीन की भी आपके पास है Cl2, 2। ठीक है, आपके पास सीधे सीधे ऑर्गन बचा जो कि अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की आपको पता है कि उसकी परमाणुकता होती है एक। ठीक है, अगर आपको ये परमाणुकता याद हो गई तो चलते हैं आगे।
आगे क्या, हमने अभी तक क्या क्या चीज़ देख ली, परमाणुकता देख ली। परमाणुकता से पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, और उससे पहले हमने देखा था कि परमाणु में क्या प्रोटॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, किसने इसकी खोज की है। ये 3 चीज़ें हमने देखी। अब बस एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, क्या होता है समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप। हमने देखा एक परमाणु, मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु, एक, उसको कैसे लिख रहे थे हम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखो आप, ऑक्सीजन परमाणु या कार्बन परमाणु है, कार्बन को हम लिखते हैं 6C12, यानी कार्बन की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक तो 6 है और परमाणु भार है 12, लेकिन इसके कुछ और तत्व भी होते हैं। यहाँ 12 की जगह यहाँ पे 13 भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे आपको 14 भी देखने को मिल सकता है। तो 6C14, 6C13 और 6C12, ये क्या है, इनके बारे में हम जानकारी देखने के लिए हमें पता होना चाहिए समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जो एक ही तत्व के वे परमाणु, जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु की द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, क्रमांक तो समान हो। जैसे कि कार्बन के यहाँ पे क्रमांक तो क्या है, 6 6 6, क्रमांक तो तीनों का 6 है, लेकिन उसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आ रही है आपके पास 12, यहाँ आ रही है आपके पास 13, और यहाँ आ रही है आपके पास 14। इस तरीके से वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक अगर आप समझ चुके हैं तो ऐसे होगा कि जैसे कार्बन की ये 6 6 6, क्रमांक तो तीनों कार्बन के 6 ही है, लेकिन उसमें द्रव्यमान, यहाँ इसका द्रव्यमान 12 है, यहाँ 13 है और यहाँ 14 है, द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, ये हो गया समस्थानिक। इसी तरीके से संभारिक क्या होते हैं, नाम से पता, स्थानिक में तो समझ में आ रहा है कि स्थान समान रहेगा, आइसोटोप। सम स्थानिक, स्थान हमेशा 6 वाला ही है। संभारिक, भारिक का मतलब है भार समान रहेगा। सीधी सी बात, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका भार, द्रव्यमान संख्या वो हमेशा समान हो। जैसे कि हम बात करेंगे C614 और N714, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, 7। ठीक है, तो 6C14 और 7N14 तत्व दो है, अलग अलग है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, लेकिन इनका भार क्या है, इसका भार तो 14 है और इसका भार भी 14 है। दोनों 14 भार वाले जब तत्व ले लिए तो ये क्या होंगे, समभारिक, भार दोनों का समान हो गया। इसी तरीके से सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक क्या बोलेगा, न्यूट्रॉन बोलेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, और वो कैसे हो सकती है, कि जिसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का अंतर समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती थी, इसका और इसका अंतर, मैंने बोला था 14 - 6, यहाँ पे 13 - 6 होगा और यहाँ पे 12 - 6 होगा, तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, इन दोनों का अंतर हमेशा समान आए, जैसे कि ये एग्जांपल है आपके पास में C614 और N715 और O816, इस तरीके से आपके पास में ये 3 तत्व हैं। तो अगर आप इनका न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल रहे थे कि हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते थे, तो 14 - 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 8। फिर यहाँ हम करेंगे 15 - 7, ये भी आ जाएगा आपके पास 8। और ऑक्सीजन में क्या करेंगे, 16 - 8, ये भी आ जाएगा आपके पास 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास क्या आई, सब बराबर। तो न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक हो गई है। सम न्यूट्रॉन कैसे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो सीधी सी बात है, आपको तीनों चीज समझ में आ गई। समस्थानिक आइसोटोप क्या होता है, जिसमें स्थान समान हो, यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान है और भार उनका अलग अलग है। संभारिक क्या है, उसमें परमाणु भार अलग अलग है, भार समान है लेकिन क्रमांक अलग अलग है। और न्यूट्रॉनिक क्या है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। इस तरीके से ये तीनों हो गए, ये सिर्फ समझने के लिए था। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये समझने के लिए था। इसमें से काम का होता है समस्थानिक। वो कैसे, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज, ये इसका इलाज में कौन सा समस्थानिक काम में आता है, तो वो समस्थानिक कौन कौन से काम में आते हैं, उसके पॉपुलर क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे। ये आपको डायरेक्ट याद करना है कि कैंसर के उपचार में क्या काम आता है। क्वेश्चन आपको कई बार ही देखने को मिलेगा, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है कि कैंसर के उपचार में क्या काम आता है। कोबाल्ट 60, ऐसे कि ऐसे आपको सिर्फ कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट 60 याद रखना है पूरा। कोबाल्ट 60 यानी कि CO60, दूसरा अक्षर छोटा होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है, तो कोबाल्ट 60। फिर परमाणु भट्टी, ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में
ईंधन के रूप में क्या काम आता है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 सीधे से आपको याद रखना है कि कैंसर के उपचार में आ रहा है कोबाल्ट 60 का उपयोग, परमाणु भट्टी में काम आ रहा है यूरेनियम 235 उपयोग, गलगंड या घेंगा रोग के उपचार में, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, इसके उपचार में काम आ रहा है आयोडीन 131। आयोडीन का एक समस्थानिक होता है 131, आयोडीन 131 वो काम आ रहा है आपके पास में घेंगा रोग के उपचार में। ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा आता है कि कैंसर के उपचार में क्या उपयोग आता है, तो यहाँ आपको दिया होगा कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24, यूरेनियम 235, यही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। और यही बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में CO60, कोबाल्ट 60, परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235, गलगंड रोग के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131, और रक्त परिसंचरण उसमें थक्का जम जाए तो उसकी जांच में हम देखते हैं ना, कभी बीपी कम ज़्यादा हो गया तो उसमें हमें सोडियम की कमी या सोडियम की अधिकता के कारण बीपी कम ज़्यादा हो जाता है, वही चीज़ हम जांच करते हैं रक्त परिसंचरण, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जब हो रहा है तो रक्त परिसंचरण में कहाँ हमारा थक्का जमा हुआ है, बीच में क्लोटिंग हो गई, ब्लड क्लोटिंग, तो वो भी कई बार कैंसर का भी उपचार, हार्ट अटैक का भी संभावना बन जाती है, तो उसकी जांच करते हैं हम किससे, सोडियम 24 Na24, इसके उपयोग से हम यहाँ पे रक्त परिसंचरण में थक्के की जांच करते हैं। इसी तरीके से एक होता है कि जीवाश्म या फोसिल का आयु का निर्धारण, जैसे हम देखते हैं कि जैसलमेर में बहुत प्राचीन जीवाश्म निकले, या कई डायनासोर की हड्डियाँ निकली है, बहुत प्राचीन कोई लकड़ी या कुछ भी मिला, तो हम उसके आयु का पता लगाते हैं ना कि ये कितने वर्षों, कितने लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास में काम आता है C14, कार्बन 14। इसको कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किस में किया जाता है, जीवाश्म या फोसिल के आयु के निर्धारण में। तो ये हमारे पास में कुछ समस्थानिक थे जिनका उपयोग हमें देखना है। 5 समस्थानिक हमने टोटल देखा है कैंसर के उपचार में CO60। इस तरीके से आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा, बस 2 मिनट का और बचा है, 2 मिनट की और क्लास है, तो हम देखेंगे कैसे एक समस्थानिक हम देखेंगे जो बहुत काम की चीज़ है, बहुत पूछी जाती है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा था, इसको मैंने यहाँ इसलिए नहीं बताया, हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं कि 1H1, 1H2 और 1H3, लेकिन इनके एक विशेष नाम होते हैं और वो नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कैसे कि 1H1 जो है ना हाइड्रोजन का, जिसमें 1 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा, सिर्फ उसका द्रव्यमान संख्या बदलेगी। द्रव्यमान संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, सिर्फ ये बदलती है। इसलिए इसके समस्थानिक इसीलिए बोलते हैं कि स्थान समान हो और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो। तो इनके नाम होते हैं, जो 1H1 है इसका नाम है प्रोटियम, 1H2 है इसका नाम है ड्यूटीरियम, और 1H3 है इसका नाम है ट्राइटियम। प्रोटियम ड्यू, ड्यू के नाम से याद आ रहा है दो, ड्यू ड्यो, और ट्राई ट्री थ्री, थ्री नाम से पता लग रहा है। प्रोटियम बस एक प्रोटियम है जिसके नाम से पता नहीं लग रहा, तो आपको सीधी समझ में आ जाना है कि प्रोटियम क्या है, एक, प्रोटियम एक, जहाँ पे इसमें द्रव्यमान संख्या 1 है। जो नॉर्मली हाइड्रोजन का यही होता है 1H1, जो हम पढ़ते हैं हर हाइड्रोजन वो 1H1 ही होता है नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं। तो ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटीरियम और ये है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि ड्यूटीरियम में कितने उसका द्रव्यमान होता है, या इनकी और कुछ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये द्रव्यमान संख्या भी पूछी जा सकती है। कैसे, अब मैंने बताया था जो नीचे वाला नंबर है वो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में एक एक एक, सब में एक ही रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए उसमें, एक एक एक, ठीक है। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमारे पास में साफ लिखा हुआ है कि 1 2 और 3, द्रव्यमान यहाँ क्या है, 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। फिर हमसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या, हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, तो यहाँ हमारे पास 1 - 1 बराबर क्या आ गया, 0, यहाँ 2 - 1 बराबर आ गया 1, और यहाँ 3 - 1 बराबर आ गया 2। न्यूट्रॉन की संख्या सीधे से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0, कि ट्राइट्रियम में द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3। कुछ भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये तो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, आपने अब निकालना सीख लिया है। सिर्फ आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि प्रोटियम क्या होता है 1H1, ड्यूटीरियम क्या होता है 1H2, और ट्राइटियम क्या होता है 1H3। इसी तरीके से हम एक चीज़ देखेंगे कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। या हम देखेंगे ये न्यूट्रॉन की संख्या 0 सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में होगी, उसके अलावा हम कहीं भी चलेंगे, जैसे हीलियम देखेंगे तो 2He4, इसमें हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 4 - 2 2 आएगा, या किसी में भी निकालेंगे, ऑक्सीजन में निकालेंगे तो 8O16, तो 16 - 8 यहाँ पे आएगा आपके पास में 8। तो न्यूट्रॉन की हमेशा कुछ ना कुछ संख्या होगी होगी, सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे,
एक क्वेश्चन है जो आपके पास में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो या अधिक समान परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं। दो या दो से अधिक समान परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं, हमने आज डेफिनेशन देखी थी, ये बनाते हैं अणु। ठीक है, दो या दो से अधिक समान परमाणु, जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बनाएगा, H2 अणु। और अणु की डेफिनेशन भी यही थी कि वह, कहाँ गया, अणु की डेफिनेशन भी है कि कण जब स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकते हो वो अणु कहलाता है, या फिर दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो ये हमने देखा, और ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है। एक तो ये परमाणुकता वाला क्वेश्चन, ये आपके पास में 2020 में आया हुआ है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपके पास 2 बार पूछा जा चुका है, स्कूल लेक्चरर और हेडमास्टर दोनों में ही पूछा जा चुका है, दो या अधिक परमाणुओं से जुड़कर क्या बनते हैं, अणु। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन हार्ड ही है, क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। पर आप अगर सीधे सीधे साइंस को छोड़ देंगे तो ये तो सही बात नहीं होगी। आपको अब अगर कंपटीशन में बने रहना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको साइंस को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स इंग्लिश सबको पढ़ना पड़ेगा। तो देखेंगे आज हमने क्या क्या देखा। हमने आज देखा सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की। परमाणु संख्या की खोज मोजले ने, सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग रदरफोर्ड ने, प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने। उसके बाद में देखा नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। फिर हमने देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, इनकी खोज ईंट पर नाच, ये ईंट पग नाच। फिर इसके अलावा ये कौन सा केनाल किरणों से संबंधित है, प्रोटॉन, एनोड किरणों से संबंधित है प्रोटॉन, और कैथोड किरणों से संबंधित है इलेक्ट्रॉन। ये धनावेशित होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। आगे देखेंगे इसको लिखने का तरीका, नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। ये तो अब बिल्कुल आपको याद हो ही गया होगा। त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, आज हमने इतनी बार निकाल लिया ये। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, जितना धनावेश उतने कम इलेक्ट्रॉन। फिर अणु की डेफिनेशन, जिसके एक क्वेश्चन भी आ चुका है, और परमाणुकता जो आपको सीधे सीधे याद करना है, सीधे सीधे याद करना है कि है ना, अगर का 0 रन पर इनकी हो गई 1। उसके बाद में ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, हाइड्रोजन की, इनकी हो गई 2, ओजोन की हो गई 3, फास्फोरस की हो गई 4 और सल्फर की हो गई 8। इसी तरीके से परमाणुकता का क्वेश्चन था। फिर हमने देखा समस्थानिक, समवारिक, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें समस्थानिक के कुछ तत्व हमने देखे थे कि जीवाश्म कौन सा होता है, C14 से हम आयु निर्धारित करते हैं, आयोडीन से हम कैंसर, ये गलगंड का उपचार करते हैं, कोबाल्ट से कैंसर का उपचार करते हैं, और परमाणु भट्टी में रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम उपयोग में होता है, रक्त परिसंचरण में सोडियम, और फिर हाइड्रोजन की ये तत्व। तो इसी तरीके से हमने ये आज की पूरी क्लास कंप्लीट की है। अब ये हमारी परमाणु अणु की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल की क्लास में हम करेंगे मोल के क्वेश्चन, और मोल के क्वेश्चन आपके पास में आने की 99% संभावना है। एक ना एक शिफ्ट में मोल का क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। मोल के क्वेश्चन होते हैं जो कई बार साइंस वाले बच्चों को भी हार्ड लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आपको एकदम रट जाएंगे। आपको क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको यहाँ क्लास में रट जाएंगे। आप देखेंगे कि यार ये मोल के क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब पेपर में आप देखेंगे आपको बहुत आसान लगेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप जो भी अपने मन की बातें कमेंट में लिखिए, और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं प्रतीक जैन आपके साथ में इसी तरीके से साइंस की कंप्लीट क्लासेस लाता रहूँगा। मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।